हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड सीरीज का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर है इन्वेस्टर सर्विसेज। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में 15 मार्क्स का पेपर आता है, यानी कि टोटल 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है न्यू फंड ऑफर का। जब भी म्यूचुअल फंड कोई अपनी स्कीम लेकर आता है तो उसे कहते हैं न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड अपनी कोई न्यू स्कीम लेकर आता है तो सबसे पहले पब्लिक को जो यूनिट्स ऑफर करता है वो न्यू फंड ऑफर के थ्रू ही करता है। अब जो न्यू फंड ऑफर होता है एनएफओ होता है, इसकी ओपन डेट होती है, क्लोज डेट होती है और रीओपनिंग डेट होती है। ओपन डेट का मतलब है कि इन्वेस्टर इस डेट से इस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लोज डेट का मतलब है कि लास्ट डेट जिस डेट तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने आईपीओ सुना होगा ना, आईपीओ आता है इसकी ओपन और क्लोज डेट। जब ओपन होता है तो आप उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हो, जब क्लोज हो जाता है तो वो कट ऑफ डेट होता है कि उस तक ही आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसके बाद म्यूचुअल फंड डिसाइड करता है कि किस किस को मुझे ये एप्लीकेशन देनी है, किस किस को एप्लीकेशन अलॉट करनी है। उसके बाद आता है स्कीम रीओपनिंग डेट, कि अब इन्वेस्टर्स को यूनिट अलॉट कर दी। उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टर एक दूसरे से या फिर एएमसी से मार्केट प्राइस पर उन यूनिट्स को ट्रेड कर सके, खरीद सके, बेच सके। उसके लिए स्कीम रीओपनिंग डेट, कि अब इस डेट से ये मार्केट में लॉन्च हो गई है, अब जो भी मार्केट प्राइस होगा इस पर ट्रेडिंग हो सकती है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो रीओपनिंग डेट है ना वो केवल ओपन एंडेड स्कीम्स के लिए होती है। ओपन एंडेड स्कीम में क्या होगा कि आप एनएफओ के बाद भी उनको खरीद बेच सकते हो। लेकिन जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है उनकी तो मैच्योरिटी फिक्स होती है, कि एनएफओ के टाइम पर ओपन हुई, आपने अप्लाई किया, आपको यूनिट मिल गई, उसके बाद जब वो मैच्योर होगी तभी आप एएमसी को उसे बेच पाओगे, बीच में उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए क्लोज एंडेड स्कीम्स की कोई रीओपनिंग डेट नहीं होती है। इसके अलावा जो एनएफओ आते हैं अदर देन ईएलएसएस, वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 दिन के लिए ओपन होते हैं। ओपन और क्लोज डेट का जो डिफरेंस है ये मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 डेज हो सकता है। अब एनएफओ क्लोज हो गया, उसके बाद जिन जिन इन्वेस्टर ने अप्लाई किया उनको यूनिट्स अलॉट करनी है, तो उसके लिए मैक्सिमम 5 बिजनेस डे का टाइम ले सकते हैं। अगर यूनिट अलॉट करनी है तो अलॉट करो, अगर उनको नहीं देनी तो उनके पैसे को रिफंड करो। इसके लिए मैक्सिमम 5 बिजनेस डे ले सकते हो। और इसके बाद जो ओपन एंडेड स्कीम होगी उन्हें तो फिर से रीओपन भी होना है, तो अलॉटमेंट के 5 बिजनेस डेज के अंदर वो फिर से रीओपन भी होनी चाहिए। इसके अलावा दो टर्म्स आती है, एनएफओ प्राइस और ऑनगोइंग प्राइस। एनएफओ प्राइस तो कौन सा है, जो न्यू फंड ऑफर के टाइम पर म्यूचुअल फंड कह रहा है कि इस प्राइस पर आप मेरी यूनिट्स को खरीद सकते हो। एनएफओ इज द प्राइस पर यूनिट दैट द इन्वेस्टर हैव टू पे टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द एनएफओ। एक बार एनएफओ क्लोज हो गया, यूनिट्स अलॉट हो गई, उसके बाद वो मार्केट में आ गया, उसके बाद जो भी उसकी एनएवी होगी उसको हम कहेंगे ऑनगोइंग प्राइस, कि उसमें अब जो भी ट्रेड होगा वो मार्केट प्राइस पर होगा, वो उसे कहेंगे ऑनगोइंग प्राइस। इज द प्राइस एट विच इन्वेस्टर परचेज और रिसीव्स रिडेम्पशन स्लैश स्विच आउट्स। जो भी मार्केट प्राइस अभी इसका चल रहा है, एनएवी चल रही है, उसको कहेंगे ऑनगोइंग प्राइस। इसके बाद कंसेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड ऑप्शंस का। इन्वेस्टर चाहता है कि वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करे, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब है कि वो डायरेक्ट एएमसी से बाय कर रहा है, और रेगुलर का मतलब है कि वो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में लेके बाय कर रहा है। डायरेक्ट में तो क्या होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एएमसी से डीलिंग कर रहे हो तो आपको कोई कमीशन पे नहीं करना, इसलिए एक्सपेंसेस लो होंगे। और रेगुलर में क्या है कि आपका बीच में इंटरमीडिएट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कमीशन मिलेगा, तो आपके एक्सपेंसेस हाई होंगे। अब डायरेक्ट और रेगुलर इन दोनों ही प्लान्स में आपके पास 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कि जो डिविडेंड मिलेगा उसका आप क्या करोगे, या फिर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपके 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, और जितना डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी रेशो में एनएवी डिक्लाइन कर जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड पेड आउट। जितना डिविडेंड पे आउट होगा उसी रेशो में एनएवी डिक्लाइन कर जाएगी। अब इसमें दो टर्म्स आती है, एक्स डिविडेंड एनएवी और कम डिविडेंड एनएवी। अगर आपका डिविडेंड पे आउट हो चुका है, उसके बाद जब एनएवी रिड्यूस हो जाती है तो उसे कहते हैं एक्स डिविडेंड एनएवी। और अभी केवल डिविडेंड अनाउंस हुआ है लेकिन उसको पे आउट नहीं किया हुआ है, तो उसे कम डिविडेंड एनएवी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है एक्स डिविडेंड पर या फिर कम डिविडेंड पर। एक्स डिविडेंड क्या है कि आपका डिविडेंड अनाउंस भी हो चुका है और डिविडेंड पे आउट भी हो चुका है, उसके बाद आपकी एनएवी रिड्यूस हो चुकी है, तो जो रिड्यूस एनएवी है उसको तो कहेंगे एक्स डिविडेंड एनएवी। और अभी डिविडेंड अनाउंस हो गया है लेकिन पेड आउट नहीं हुआ, यानी कि एनएवी पर अभी उसका रिफ्लेक्ट नहीं आया है, अभी एनएवी डिक्लाइन नहीं हुई है, तो उसे कहते हैं कम डिविडेंड एनएवी।
नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पे आउट में तो आपका क्या हो रहा था कि आपको डिविडेंड बैंक अकाउंट में मिल जा रहा था। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, जो भी डिविडेंड अमाउंट आपको मिलना है वो आप इसी स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट कर दोगे। डिविडेंड के अमाउंट के बदले में आपको यूनिट्स मिल जाएगी। आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दोगे सेम स्कीम में और उसके बदले में आपको एडिशनल यूनिट्स मिल जाएगी। एनएवी फिर भी डिक्लाइन होगी, जितना डिविडेंड पेड आउट होगा उसी रेशो में एनएवी डिक्लाइन होगी। इसमें आपको बैंक अकाउंट में डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको वापस म्यूचुअल फंड स्कीम को दे दिया है कि मुझे इसके बदले में एडिशनल यूनिट्स दे दो। और क्योंकि एडिशनल यूनिट्स मिल रही हैं तो आपकी टोटल यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट अमाउंट। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑप्शन। इसमें आपका क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, डिविडेंड अनाउंस ही नहीं होगा और आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। द एनएवी वुड कैप्चर द फुल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो गेन्स। क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा तो एनएवी कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी डिविडेंड की वजह से। तो जो भी एनएवी की वैल्यू होगी वो ही आपका प्रॉफिट होगा कि इतनी रेट से आपका ग्रोथ हुआ है प्राइस। तो आपके प्लान्स तो क्या थे, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। और आपके ऑप्शंस क्या थे, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन कि बैंक अकाउंट में डिविडेंड दे दो, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कि इसके बदले में मुझे यूनिट्स दे दो, ग्रोथ ऑप्शन डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होगा, एनएवी ही फुल वैल्यू शो करेगा। नाउ एग्जाम में आपको ये डिविडेंड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो आपको एग्जाम में क्या आएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल पे आउट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आपके पास ये टर्म्स आए तो आप उसको डिविडेंड से रिप्लेस कर देना और फिर इजीली आप पता कर पाओगे कि इन तीनों में से कौन सा प्लान है। क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉ ये टर्म देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जहां पर भी ये टर्म आए इसको डिविडेंड से रिप्लेस कर देना। फिर जो आपकी सिंप्लीफाइड टर्म बनेगी उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस ऑप्शन के बारे में बात हो रही है। अब इन्हीं तीनों ऑप्शंस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तीन इन्वेस्टर है ए बी सी, तीनों ने 100 यूनिट्स ली म्यूचुअल फंड स्कीम की। एनएवी कितनी पर, 20 पर। फेस वैल्यू हर एक यूनिट की क्या थी, 10। मार्केट प्राइस क्या था, 20 और फेस वैल्यू क्या थी, 10। इन्वेस्टर ए ने तो ग्रोथ ऑप्शन में सिलेक्ट किया, इन्वेस्टर बी ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल पे आउट। अब ये जो हमारी टर्म आ रही है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, इसको मैं डिविडेंड से रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब मेरी क्या बन गई, डिविडेंड पे आउट। सिमिलर इन्वेस्टर सी ने किसमें किया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया। अब म्यूचुअल फंड ने डिक्लेयर किया 10% का डिविडेंड। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द स्कीम आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिविडेंड। किस किस इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलेगा। तो हमें ग्रोथ ऑप्शन में नहीं मिलता, बाकी दोनों ऑप्शन में मिलता है। एक में बैंक अकाउंट में, एक में हम वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टर बी और सी को डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टर ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन वालों को डिविडेंड नहीं मिलता। इन्वेस्टर बी और सी को डिविडेंड मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिविडेंड अमाउंट दैट द इन्वेस्टर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। डिविडेंड डिक्लेयर कितना हुआ है, 10%। तो कितना डिविडेंड मिलेगा। जब भी ये डिविडेंड का परसेंटेज डिक्लेयर होता है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू के बेस पर डिक्लेयर होता है। मार्केट प्राइस कुछ भी हो, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू के बेस पर डिक्लेयर होती है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का 10% 1 रुपीज। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। 10% ऑफ 10 कितना आएगा, 1 पर यूनिट। 1 पर यूनिट इतना डिविडेंड मिलेगा। 100 यूनिट थी तो दोनों को 100 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनएवी ऑफ डिविडेंड पे आउट फॉर ईच इन्वेस्टर। इस डिविडेंड पे आउट का एनएवी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जितना डिविडेंड मिला होगा उतने से ही एनएवी रिड्यूस हो जाएगी। 1 पर यूनिट मिला है, 20 प्राइस था, तो 1 से रिड्यूस होके 19 रह जाएगी। किसकी, इन्वेस्टर बी और सी की, क्योंकि ए को तो कोई डिविडेंड मिला ही नहीं। तो ए की एनएवी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रोथ ऑप्शन वाली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर बी और इन्वेस्टर सी की एनएवी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ₹1 से रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 19 रुपीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट ऑफ यूनिट टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को यूनिट्स कब कब अलॉट हो सकती है। पहला तो हमने क्या देखा था, न्यू फंड ऑफर। जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम कोई न्यू फंड ऑफर ला रही है उस टाइम पर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बदले में यूनिट ले सकता है। उसके बाद जब स्कीम दोबारा रीओपन होती है, ओपन एंड स्कीम जब दोबारा रीओपन होती है तो मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टर खरीद सकता है, उसे कहते हैं ऑन गोइंग ऑफर। इसके अलावा राइट इशू, इसमें क्या होता है कि जिन जिन शेयर होल्डर के पास शेयर्स है, यूनिट्स ऑलरेडी है, उनको म्यूचुअल फंड कहता है कि हम आपको सस्ते में कुछ और एडिशनल यूनिट्स ऑफर करना चाहते हैं। जैसे मान लो प्राइस अभी चल रहा था 100, तो म्यूचुअल फंड बोल देगा
कि हम आपको 40 रुपीज में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफर करना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो 40 रुपीज पर ले लो। ये प्राइस हर एक राइट इशू के लिए वेरी करता है। कोई कंपनी डीप डिस्काउंट यानी कि बहुत ज्यादा सस्ते में दे देती है, कोई कम डिस्काउंट के साथ जैसे 100 के बदले 80 रुपीज में बोल देगी, कोई बोल देगी 40 रुपीज में। तो हर कंपनी ये वेरी करती है। राइट इशू में क्या होता है, जो जो एलिजिबल इन्वेस्टर है उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कुछ और एडिशनल यूनिट्स परचेज कर सकते हो कम प्राइस पर। बोनस इशू में क्या होता है, आपको एडिशनल यूनिट्स फ्री में अलॉट की जाती है। राइट इशू में तो क्या था कि आपको सस्ते में अलॉट हो रही थी, बोनस इशू में फ्री में अलॉट की जाती है। जैसे अगर 1:3 बोनस इशू डिक्लेयर होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर 3 यूनिट्स हैं तो आपको 1 यूनिट फ्री मिलेगी। राइट साइड में है कि आपके पास कितनी यूनिट्स होनी चाहिए और लेफ्ट साइड में होता है कि कितने यूनिट्स फ्री में मिलेगी। तो 1 यूनिट आपको 3 यूनिट के बदले फ्री मिलेगी। जैसे अगर इन्वेस्टर के पास 1800 यूनिट्स होती और 1:3 का बोनस डिक्लेयर होता, तो 1:3 का मतलब हुआ 1/3 इंटू 1800 यानी 600 न्यू यूनिट्स फ्री मिलेगी। तो इन्वेस्टर के पास टोटल 1800 प्लस 600 2400 यूनिट्स हो जाएगी। अब जो यूनिट्स फ्री में मिल रही है इसका एनएवी पर भी इम्पैक्ट आएगा। आपको डायरेक्टली कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, एनएवी उसी रेशो में डिक्लाइन कर जाएगी। एनएवी गेट्स रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली एंड द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर होल्डिंग डज नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द बोनस इशू। बोनस इशू हो चाहे राइट इशू हो, उसमें आपकी वैल्यू प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो जाती है। आपकी जो भी होल्डिंग की वैल्यू होगी, होल्डिंग की वैल्यू मान लो 100 रुपए थी तो वो उतनी ही रहेगी। पहले मान लो आपके पास 100 की 1 यूनिट थी, बाद में हो सकता है एक पे एक फ्री आ जाए तो आपके पास 50 रुपए की 2 यूनिट हो जाए। आपकी होल्डिंग वैल्यू अभी भी 100 रुपीज ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एनए भी रिड्यूस हो जाएगी राइट इशू या फिर बोनस इशू का इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टर्स एलिजिबल है। तो ऑलमोस्ट सारे ही एलिजिबल होते हैं, इंडिविजुअल भी नॉन इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो पर्सनल बेनिफिट या फिर बेनिफिट ऑफ द फैमिली के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज। तो जो भी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो खुद इन्वेस्ट नहीं करते, उनके बिहाफ पर कोई ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है। हर कंपनी अपने बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन में क्या बोल देती है कि हमारे बिहाफ पर ये ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा, हम इसको ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि ये हमारे बिहाफ पर इन्वेस्ट करेगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो आपके क्या हो गए, जो भी आपके इंडियन रेजिडेंट है, जो इंडिया में रहते हैं, और अगर उनकी एज 18 से बड़ी है तो उन्हें कहेंगे एडल्ट इन्वेस्टर, वो तो खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनकी एज 18 ईयर से छोटी है तो उन्हें कहते हैं माइनर। माइनर डायरेक्टली खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पर गार्डियन वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUFs। मान लो आप हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप उनको मिलाकर एक HUF बना सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो भी इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट होती है, लेकिन उसका अकाउंट सेपरेट मेंटेन होगा। इसके बिहाफ पर कर्ता ऑफ द फैमिली, आप उस फैमिली में से ये डिक्लेयर कर दोगे कि ये हमारी फैमिली का हेड है, वो हेड ही फैमिली के बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है, और उस हेड को क्या कह देते हैं, कर्ता। द हेड ऑफ द फैमिली कर्ता इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली। तो HUF होते हैं, उनको इंडिविजुअली माना जाता है, लेकिन उनमें जो हेड होता है वो पूरी फैमिली के बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है। फिर आते हैं आपके नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो इंडियंस फॉरेन में रह रहे हैं, उन्हें कहते हैं NRIs। तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, जो विदेश के ही नागरिक हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एग्जांपल देखें तो आपके कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट बॉडीज हो गई, बैंक्स, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, जो भी इंडिविजुअल नहीं है वो सब चीज। अदर म्यूचुअल फंड्स, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो भी एक लार्ज एंटिटी है, ग्रुप ऑफ पर्संस, उनको कह देंगे हम नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में जो आपकी माइनर, HUF और नॉन रेजिडेंट NRI होते हैं, इनको स्पेशल कैटेगरी माना जाता है कि इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। इसके बाद आता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उसकी एप्लीकेशन भर रहे होगे तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें देनी पड़ेगी। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी पड़ेगी वो है कि आप डायरेक्ट जाना चाहते हो या रेगुलर जाना चाहते हो। डायरेक्ट में क्या होगा, आप डायरेक्ट AMC से खरीदोगे, रेगुलर में किसी मार्केट इंटरमीडियरी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदोगे। तो अगर आप डायरेक्ट जाना चाह रहे हो तो आपको डायरेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, और रेगुलर प्लान के थ्रू जाना चाह रहे हो तो आपको जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हो उसका ARN नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट होल्डर इन्फॉर्मेशन, कि आप सिंगली खुद अकेले इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ज्वाइंट होल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, 2-3 पर्सन मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हो। मैक्सिमम 3 होल्डर्स हो सकते हैं, 3 लोग मिलकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पर अगर ज्वाइंट होल्डर 2 या 3 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो अकाउंट बनेगा, जो फोलियो क्रिएट होगा, वो प्राइमरी इन्वेस्टर के नाम पर ही होगा। इसके अलावा अगर एनआरआई ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में उन्हें ओवरसीज एड्रेस, अपना करंट ओवरसीज एड्रेस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आता है केवाईसी डिटेल्स, कि आपने अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ वेरीफाई किया हुआ है। केवाईसी का एक्नोलेजमेंट आपको ये अटैच करना पड़ता है। फिर आता है फटका एंड सीआरएस डिटेल्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनकी कंट्री ऑफ बर्थ या फिर सिटीजनशिप अदर देन इंडिया है, जो कि फॉरेन में पैदा हुए हैं और वहीं रह रहे हैं, उनकी नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप आउटसाइड इंडिया की है, तो उन्हें फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंट एक्ट फटका, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी होती है। फटका एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या डिटेल एक्स्ट्रा देनी होती है? प्लेस, सिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कि उनका कहां पर बर्थ हुआ और उनकी सिटीजनशिप किस कंट्री की है। नेक्स्ट आता है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। जिस भी बैंक अकाउंट से आपका पैसे का ट्रांजैक्शन होगा बाय और सेल के लिए, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर ज्वाइंट होल्डर है तो फर्स्ट होल्डर की बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेगी, और जो भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल में, उस अकाउंट से आपकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब हुआ कि आप नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हो, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपकी यूनिट्स किसको मिले, तो इसके लिए आप नॉमिनी स्पेसिफाई कर सकते हो। मैक्सिमम 3 नॉमिनीज आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और हर एक का परसेंटेज भी आप बता सकते हो कि इसको इतना परसेंट मिलेगा, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 20, इस तरह से परसेंटेज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपने परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा इक्वल परसेंटेज, कि सबको इक्वल मिलेगा, 33.3, 33.3, 33.3, इस तरह से। और नॉमिनेशन आप कभी भी कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर भी कर सकते हो और बाद में भी कभी कर सकते हो। नॉमिनेशन के लिए कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी कि आपको किस टाइप का प्लान चाहिए, आप किसके नाम पर यूनिट्स लेना चाह रहे हो, केवाईसी डिटेल्स पूरी है या नहीं, अगर फॉरेन इन्वेस्टर हो तो फटका एंड सीआरएस डिटेल्स, फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और फिर नॉमिनेशन की डिटेल्स, किसको आप अपना नॉमिनी बना रहे हो। फिर जो माइनर होते हैं और पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल स्पेसिफाई किए हुए हैं। एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो भी माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो माइनर डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसे गार्डियन के थ्रू ही करना पड़ेगा, और उस केस में केवाईसी भी गार्डियन का ही होगा। माइनर किसे कहते हैं? जिसकी एज 18 ईयर से कम है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसे गार्डियन के थ्रू, अपने पेरेंट के थ्रू या फिर जो भी गार्डियन डेजिग्नेटेड है उसके थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें गार्डियन का ही केवाईसी होगा। इसके साथ जो भी नेचुरल रिलेशनशिप है, जैसे फादर है, जो भी नेचुरल रिलेशनशिप है उसका डॉक्यूमेंट भी लगेगा, कि आपकी माइनर के साथ रिलेशनशिप क्या है, और एज प्रूफ, माइनर की अभी एज क्या है उसका प्रूफ भी लगेगा। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस हैं, कि एन इन्वेस्टमेंट बाय माइनर्स कैन नॉट हैव ज्वाइंट होल्डर्स, उसमें ज्वाइंट होल्डर्स नहीं हो सकते। कैन नॉट हैव ए नॉमिनेशन, उसमें नॉमिनेशन भी नहीं हो सकते। माइनर जो है वो किसी का नॉमिनी तो हो सकता है, जैसे फादर अपने सन को नॉमिनी बना रहा है, वो तो पॉसिबल है कि माइनर को नॉमिनी तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें नॉमिनेशन नहीं हो सकता, उसमें कोई नॉमिनी नहीं हो सकता। जब माइनर मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी 18 साल का हो जाएगा, तो माइनर को ही वो यूनिट्स मिलेगी। अब माइनर ने मैच्योरिटी अटेन कर ली, यानी कि वो 18 ईयर्स का हो गया, उस केस में क्या होगा? सबसे पहले तो जहां पर हमने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, गार्डियन का केवाईसी वगैरह करा रखा था, वहां पर माइनर का कराना पड़ेगा, माइनर के डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे। सेकंड, अब गार्डियन जो भी फोलियो अकाउंट था उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, जो भी फोलियो अकाउंट था उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा। कब तक? जब तक माइनर का स्टेटस पूरा अपडेट नहीं हो जाता, उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए माइनर की तरफ से वो सारे के सारे नहीं मिल जाते, तब तक उस अकाउंट में कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर डिसअलाउड अंटिल द माइनर सिग्नेचर इज अटेस्टेड बाय देयर बैंकर। माइनर का सिग्नेचर भी जब अपडेट होगा तभी उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो माइनर जब तक 18 ईयर से छोटा है तब तक वो गार्डियन ही पूरा संभालेगा। जैसे ही वो 18 साल का हो गया उसके बाद सब कुछ माइनर को करना पड़ेगा, माइनर के डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे, माइनर को अपने सिग्नेचर वगैरह अपडेट कराने पड़ेंगे, और गार्डियन उस अकाउंट में कुछ नहीं कर सकता, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या किसी और तरह की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। माइनर की जब डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी तो माइनर खुद से डिसीजन लेगा कि उसे फर्दर इसे कैसे हैंडल करना है। सिमिलरली जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स होते हैं, हम किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं ना, कि ये हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है, उस केस में वो बाकी सारे डिसीजन तो ले सकता है, लेकिन नॉमिनेशन को चेंज या फिर न्यू नॉमिनेशन नहीं कर सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सारे के सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारे टाइप के ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन वो नॉमिनेशन को चेंज नहीं कर सकता। नॉमिनेशन अगर नहीं भी किया हुआ तो वो नॉमिनेशन को नहीं कर सकता, और किया हुआ है
तो उसको चेंज नहीं कर सकता। इसमें मेन जो पॉइंट थे कि केवाईसी गार्डियन का लगेगा और माइनर का क्या लगेगा, एज प्रूफ लगेगा। फिर माइनर की इन्वेस्टमेंट में ज्वाइंट होल्डर्स नहीं हो सकते, नॉमिनेशन नहीं हो सकता। एक बार माइनर ने मैच्योरिटी अटेन कर ली तो फिर गार्डियन उसके अकाउंट को हैंडल नहीं कर सकता, उसका अकाउंट फ्रोज हो जाएगा और माइनर्स की डिटेल्स अपडेट होंगी, तभी वो अनफ्रीज होगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, बाकी सारे काम तो कर सकता है लेकिन नॉमिनेशन को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के साथ हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगी, जिसमें पैसे का एक्सचेंज होगा। आप बाय करोगे तो म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे, आप सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। जहां पर भी मनी इन्वॉल्व होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो म्यूचुअल फंड के साथ दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो क्या है, एनएफओ के टाइम पर आप यूनिट्स के लिए अप्लाई कर दो, उसे कहेंगे इनिशियल परचेज। फिर एडिशनल परचेज, आप मार्केट से एडिशनल यूनिट्स बाय कर लो। एनएफओ के बाद जब वो रीओपन हुए तो उस टाइम पर आप मार्केट प्राइस पर एडिशनल यूनिट्स को परचेज कर लो। और इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेम फोलियो, जब उसने फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड की स्कीम को बाय किया होगा तो उसका एक फोलियो बना होगा। फोलियो को आप एक तरह से अकाउंट नंबर की तरह समझ सकते हो कि उस इन्वेस्टर का एक यूनिक अकाउंट नंबर बना होगा। तो अब अकाउंट नंबर बन गया, तो अगर उसे कुछ एडिशनल परचेजेस करनी है उस स्कीम में या सेम म्यूचुअल फंड की किसी दूसरी स्कीम में, तो वो सेम फोलियो सेम अकाउंट नंबर के अंदर कर सकता है। रीपरचेज स्लैश रिडेम्पशन, आपको अब म्यूचुअल फंड की स्कीम बेचनी है तो ये भी क्या हो गई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। इसमें क्या ध्यान रखना है कि यूनिट्स विल बी रिडीम्ड ऑन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। मान लो पहले आपने कुछ यूनिट्स 10 इस प्राइस पर खरीदी थी, फिर आपने कुछ यूनिट्स 20 प्राइस पर खरीदी, फिर आपने कुछ यूनिट्स 30 प्राइस पर खरीदी। तो जब आप बेचने जाओगे, मान लो आप सारी की सारी नहीं बेच रहे, आप कुछ ही यूनिट्स बेच रहे हो, तो सबसे पहले जो आपने सबसे पुरानी यूनिट्स खरीदी थी वो निकलेंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदी थी वो पहले बिकेंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से बिकेंगी। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच में आपका क्या होता है, आपने म्यूचुअल फंड के एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, अब आप चाहते हो कि मुझे इस स्कीम से निकल कर किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो आप जिस एग्जिस्टिंग स्कीम में हो उसकी तो सारी यूनिट्स को बेच दोगे, रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम। और जो आपको पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर दोगे। एंड ए परचेज इनटू अनदर स्कीम कंबाइंड इनटू वन ट्रांजैक्शन। और ये आपका एक ही ट्रांजैक्शन में हो जाएगा, रिडीम भी और परचेज भी। इसको बोलते हैं स्विच, कि आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में चेंज कर रहे हो। जितना भी आपका पैसा एक स्कीम में लगा था उतना सारा निकाल कर दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको कह देंगे स्विच, कि ये एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे आपको नॉमिनी डिक्लेयर करना है, आप अपनी जो यूनिट्स हैं उनको प्लेज कर सकते हो, आप डिकीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हो, अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स। आपकी डेथ हो गई तो उस केस में जो भी आपके नॉमिनी को यूनिट्स मिलेंगी उसको कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, एक नाम से दूसरे नाम पर यूनिट्स का चेंज होना। ये सारी आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आती है। हम वन बाय वन हर एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नॉमिनेशन। तो ओनली इंडिविजुअल्स कैन मेक ए नॉमिनेशन, नॉन इंडिविजुअल कंपनी वगैरह जो है वो नॉमिनेशन नहीं कर सकती, केवल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही नॉमिनेशन कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे इन्वेस्टमेंट बाय माइनर्स कैन नॉट हैव ए नॉमिनेशन। जो भी माइनर के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें नॉमिनी नहीं हो सकते। और इसमें कौन कौन नॉमिनी हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स हैं। ए नॉमिनेशन कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ ट्रस्ट एक्सेप्ट रिलीजियस और चैरिटेबल सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, कर्ता ऑफ एचयूएफ एंड ए पीओए होल्डर। कौन कौन नॉमिनी नहीं हो सकते, ट्रस्ट, ट्रस्ट में बस एक्सेप्शन है कुछ, रिलीजियस और चैरिटेबल, चैरिटेबल आपके जैसे एजुकेशनल ट्रस्ट हो गए। रिलीजियस और एजुकेशनल ट्रस्ट आपके नॉमिनी हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी ट्रस्ट आपका नॉमिनी नहीं हो सकता। सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, और इसमें मेन जो याद रखना है कर्ता ऑफ एचयूएफ, ये भी नॉमिनी नहीं हो सकता। और पीओए होल्डर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, ये भी नॉमिनी नहीं हो सकता। ये दो आपको स्पेशली याद रखते हैं, कर्ता ऑफ एचयूएफ एंड पीओए होल्डर ये नॉमिनी नहीं हो सकते। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, द नॉमिनी होल्ड्स द यूनिट इंटरेस्ट फॉर द लीगल हेयर्स ऑफ द इन्वेस्टर। इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन द यूनिट्स इन फेवर ऑफ द नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ द यूनिट होल्डर। आपका मान लो एक चाइल्ड है, आपने उसको नॉमिनी ना बनाकर किसी थर्ड पर्सन को नॉमिनी बना दिया, अपने किसी और रिलेटिव को नॉमिनी बना दिया, तो उस नॉमिनी को आपकी डेथ के बाद डायरेक्टली सारी यूनिट्स नहीं मिल जाएंगी। वो केवल यूनिट्स को होल्ड करेगा आपके लीगल हेयर के लिए। यानी यूनिट्स किसको मिलेंगी, आपके चाइल्ड को ही मिलेगी। वो जब तक आपका चाइल्ड मैच्योरिटी अटेन नहीं करता तब तक उसको बस होल्ड करेगा। इसका मतलब है
कि जो लीगल हेयर है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है नॉमिनी से। अगर नॉमिनी आपने अपना लीगल हेयर ही किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीगल हेयर के अलावा अपने चाइल्ड के अलावा किसी थर्ड पर्सन को आपने नॉमिनी बनाया है तो उस नॉमिनी को यूनिट मिलने से पहले आपके लीगल हेयर का राइट ज़्यादा होगा, इनहेरिटेंस का राइट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है प्लेज ऑफ यूनिट्स। प्लेज ऑफ यूनिट का मतलब है कि जो आपके पास यूनिट्स है उसको टेम्परेली आप गिरवी रख दो और उसके बदले में कुछ पैसा उठा लो। जैसे आप बैंक के पास उन यूनिट्स को गिरवी रख दो और उसके बदले में पैसा उठा लो, उससे आपकी टेम्परेरी पैसे की नीड पूरी हो जाएगी और फिर आप पैसा वापस कर दो और उसके बदले में यूनिट्स को अनप्लेज कर लो। इसमें जो एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जब तक आपकी यूनिट्स प्लेज है, आपने यूनिट्स को प्लेज कर रखा है, तब तक आप उन्हें सेल नहीं कर सकते। सेल कब कर पाओगे? जब आप उन्हें पहले अनप्लेज कराओगे। नेक्स्ट आता है आपका डीमेट अकाउंट। आपको अपनी यूनिट्स अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखनी है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और वो कहाँ खुलता है? डिपॉजिटरी के पास खुलता है, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल, इनके पास खुलेगा। इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रहे हो तो आपका पेपर वर्क वगैरह लेस हो जाएगा और जब भी बोनस या फिर राइट इशू आएगा उसकी यूनिट्स डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और मान लो आपको कुछ एड्रेस वगैरह चेंज कराना है, आपने ऐसे तो 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, सब में आपका एड्रेस गया हुआ है, तो आप एक एक के पास जाकर चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन डीमेट अकाउंट से फायदा क्या है कि आप केवल डिपॉजिटरी वहां पर अपने एड्रेस को अपडेट करा दो, बाकी सारी कंपनीज में आपका एड्रेस अपने आप अपडेट हो जाएगा, आपको हर एक पर सेपरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन फोलियो डिटेल्स। आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, बैंक अकाउंट चेंज करना है, गार्डियन की डिटेल्स चेंज करनी है, या फिर अब आपका स्टेटस माइनर से मेजर हो गया है तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, तो इन सबको कहते हैं चेंज इन फोलियो डिटेल्स। ये भी आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसमें आपको जो पॉइंट्स नोट करने हैं, बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग, आपके अगर इंडिविजुअल हो तो आपको 5 बैंक अकाउंट्स, इतने अकाउंट्स को नॉमिनेट कर सकते हो। अगर नॉन इंडिविजुअल हो तो 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हो। इंडिविजुअल हो तो 5 बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो, नॉन इंडिविजुअल हो तो 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हो। आप कितने भी बैंक अकाउंट रजिस्टर कर लो, उसमें से आपको एक डिफॉल्ट अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। डिफॉल्ट अकाउंट वो होगा जिसमें से प्राइमरीली आपकी बाय और सेल ट्रांजैक्शन होगी। और अगर आप डिलीट करना चाहते हो बैंक अकाउंट को, आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप वो डिफॉल्ट बैंक अकाउंट उसको डिलीट कर रहे हो, उससे पहले आपको किसी और को डिफॉल्ट असाइन करना पड़ेगा, तभी आप उसे डिलीट कर सकते हो। एक डिफॉल्ट बैंक अकाउंट तो हमेशा ही रहेगा। लास्ट आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग यूनिट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर की डेथ हो गई तो उसके नाम से जिसके नाम पर यूनिट को ट्रांसफर करना है उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स। इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपकी ज्वाइंट होल्डिंग है, फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर, इस तरह से, और फर्स्ट होल्डर की डेथ हो गई तो फर्स्ट होल्डर की जगह जो सेकंड होल्डर होगा वो प्राइमरी होल्डर बन जाएगा। अगर एक सिंगल होल्डिंग थी, ज्वाइंट होल्डिंग नहीं थी, सिंगल होल्डिंग थी, तो उस केस में क्या होगा? आपकी यूनिट्स नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आपका ज्वाइंट होल्डर था और नॉमिनी भी था तो उसमें किसको प्रेसिडेंस मिलेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ज्वाइंट होल्डर को। ज्वाइंट होल्डर हैज मोर प्रायोरिटी ओवर नॉमिनी। अगर आपने नॉमिनेशन ही नहीं किया था तो जो भी लीगल सक्सेसर होंगे, आपके चाइल्ड होंगे, उनको वो यूनिट्स मिल जाएगी। नाउ इस ट्रांसमिशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। म्यूचुअल फंड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। बिफोर ट्रांसफर इज इफेक्टेड द म्यूचुअल फंड विल इंसिस्ट ऑन, किसको? नॉमिनी को जा रही है तो उसका केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड, यूनिट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट। थर्ड, एन इंडेमनिटी अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉब्लम्स फॉर द म्यूचुअल फंड अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी, कि अगर इस ट्रांसफर की वजह से कुछ भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो उसके बदले में वो कुछ सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन ये मांगेगा। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट मैकेनिज्म्स, कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पैसे की पेमेंट करनी है, तो वो आप कैसे कैसे कर सकते हो? तो जो भी आप जनरली मोड यूज करते हो वो सारे मोड्स एक्सेप्टेबल होते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ई वॉलेट, सारे के सारे एक्सेप्टेबल होते हैं। इवन कैश भी एक्सेप्टेबल होता है। उसके अलावा आप किसी प्लेटफॉर्म से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, या फिर आईपीओ के लिए आजकल नया क्या आ गया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, असबा। इसमें पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है और जब आपको यूनिट अलॉट होती है तभी कटता है। वन टाइम मैंडेट, ये सारे के सारे ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हो और फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, तो वो केवल स्विफ्ट के थ्रू ही कर सकता है। फॉर ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा इधर इन्वेस्ट हो रहा है तो वो केवल स्विफ्ट के थ्रू ही हो सकता है। सेकंड, ई वॉलेट के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? 50,000 पर इन्वेस्टर। ई वॉलेट के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 50,000 पर इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली कैश के लिए लिमिट क्या है? 50,000 पर इन्वेस्टर।
और अगर कैश के थ्रू आप कर रहे हो तो आपको फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, आपको फिजिकली जाकर एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि कुछ पेमेंट मोड्स हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है। ये सब तो क्या थे, आपके एक्सेप्टेड पेमेंट मोड, कि इनसे आप कर सकते हो, जो भी जनरली आप यूज करते हो वो सारे ही जनरली इसमें कवर्ड है। किससे नहीं कर सकते, स्टॉक इन्वेस्ट, आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्टॉक के थ्रू आपको पेमेंट कर रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर, इसके थ्रू भी नहीं कर सकते। आउट स्टेशन चेक और पोस्ट डेटेड चेक्स, ये भी अलाउड नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक्स अलाउड है किसमें, एसआईपी में, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में अलाउड नहीं है। अगर एसआईपी है तो उसमें पोस्ट डेटेड चेक्स अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि ई वॉलेट और कैश की लिमिट कितनी है, 50,000 है। और कैश में कर रहे हो तो आपको फिजिकली जाकर एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है, ट्रांसफर अब्रॉड से हो रहा है, तो स्विफ्ट के थ्रू ही होगा। और नॉन एक्सेप्टेड पेमेंट मोड्स, स्टॉक इन्वेस्ट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, आउटस्टेशन चेक एंड पोस्ट डेटेड चेक्स, इनके थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी पेमेंट। इसके अलावा आपकी एक और कैटेगरी पेमेंट क्या आती है, थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट किसे कहते हैं, पेमेंट मेड थ्रू ए बैंक अकाउंट अदर देन दैट ऑफ द फर्स्ट होल्डर ऑफ द फोलियो। जिसके नाम पर फोलियो है, उसके बैंक अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट से पेमेंट हो रही है, तो उसे कहेंगे हम थर्ड पार्टी पेमेंट्स। इसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स हैं। नॉर्मली थर्ड पार्टी पेमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होती है, केवल कुछ ही केसेस में एक्सेप्टेबल है। कौन कौन से केसेस हैं, अगर पेरेंट्स माइनर के बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें लिमिट क्या है, 50,000 की। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर कर रहा है, कस्टडियन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उनके बिहाफ पर कर रहा है, या फिर एएमसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिहाफ पर कर रही है, उन्हें कमीशन देने की बजाय उनके बिहाफ पर पेमेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट की, तो ये भी थर्ड पार्टी पेमेंट्स एक्सेप्टेबल है। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या है कि आप प्राइमरी बैंक अकाउंट के अलावा किसी और पर्सन के बैंक अकाउंट से पेमेंट को कर रहे हो। नॉर्मली ये एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि पेरेंट्स माइनर के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, कस्टडियन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उनके लिए कर रहा है, या फिर एएमसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कर रही है, तो इन्हीं में ये अलाउड है। और जब भी थर्ड पार्टी पेमेंट होगी तो ए थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म हैज टू accompany द एप्लीकेशन वेयर द पेमेंट इज फ्रॉम दिस सोर्स। जब भी थर्ड पार्टी पेमेंट होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भी जाएगा कि हमने इसके लिए थर्ड पार्टी पेमेंट की है। नेक्स्ट आता है आपका कट ऑफ टाइम। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, फाइनेंशियल करते हो या नॉन फाइनेंशियल करते हो, उसमें टाइम और डेट, किस टाइम पर वो ट्रांजैक्शन हुई और किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई, वो नोट होता है। वो नोट किस लिए होता है, क्योंकि जो भी मार्केट प्राइस है, जो भी एनएवी है, वो डेली बेसिस पर कैलकुलेट होती है। अब डेली बेसिस का मतलब क्या हुआ, दिन में तो 24 घंटे है। डेली का मतलब क्या हुआ कि रात के 12 बजे, 7 बजे, 8 बजे, किस टाइम को हम दिन मान रहे हैं कि इस टाइम पर दिन का एंड हो गया। नॉर्मली हम लोग तो क्या करते हैं, 24 घंटे कि रात के 12 बजे दिन का एंड होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में दिन का एंड अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग टाइम पर किया जाता है। जैसे अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या डेट फंड है, उसके लिए कट ऑफ टाइम, दिन का एंड टाइम, लास्ट टाइम कितना है, 3 PM, कि इससे पहले जो भी टाइम होगा वो तो इसी दिन का पार्ट मानेंगे, इसके बाद जो भी टाइम होगा वो इस दिन का पार्ट नहीं मानेंगे, वो नेक्स्ट दिन का पार्ट मानेंगे। और आपके लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड है, उनमें अगर बाय परचेज कर रहे हो तो उसके लिए कट ऑफ टाइम क्या है, 130। अगर सेल कर रहे हो तो 3 ही है। इक्विटी के केस में तो बाय में भी 3 है, सेल में भी 3 है। लेकिन जो लिक्विड फंड्स हैं या ओवरनाइट फंड्स हैं, उनमें बाय के केस में तो 130 है और सेल के केस में 3 PM है। ये कट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इसके बेसिस पर कुछ रूल्स है, एप्लीकेबल एनएवी इसके लिए रूल है कि अगर आपका एप्लीकेशन और जो फंड दे रहे हो वो कट ऑफ टाइम से पहले मिल रहे हैं तो क्या होगा, बाद में मिल रहे हैं तो क्या होगा। इनके केस में भी ये स्कीम टू स्कीम वेरी करेगा और बाय और सेल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और डेट फंड है, उसमें हम अगर बाय कर रहे हैं, इसमें कट ऑफ टाइम कितना है, 3 PM का है, तो इसमें एनएवी क्या लगेगी, एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। पहले हम इस बिजनेस डे को समझते हैं। नॉर्मली जैसे आप ऑफिस जाते हो, मंडे टू फ्राइडे जाते हो या मंडे टू सैटरडे जाते हो, और संडे आपका हॉलीडे होता है। तो जो हॉलीडे हो गया, जिस दिन आप काम नहीं कर रहे, वो क्या होगा, नॉन वर्किंग डे हो गया। नॉर्मली क्या माना जाता है कि मंडे टू फ्राइडे बिजनेस डेज है और सैटरडे संडे नॉन बिजनेस डेज है। अगर स्पेसिफाई ना हो, अगर मान लो बीच में किसी दिन छुट्टी पड़ रही है,
वेडनेसडे को छुट्टी पड़ रही है तो वेडनेसडे भी नॉन वर्किंग डेज हो जाएगा। बिजनेस डे वर्किंग डेज को कहते हैं और नॉन बिजनेस डे नॉन वर्किंग डेज को कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, फंड आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। मान लो आप कैश दे रहे हो तब तो तुरंत ही मिल गया, लेकिन अगर चेक के थ्रू दे रहे हो तो उसे क्लियर होने में कुछ टाइम लग सकता है। तो जिस दिन ये फंड अवेलेबल हो जाएंगे यूटिलाइजेशन के लिए, उस दिन की एनएवी, एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, म्यूचुअल फंड के पास वो फंड्स यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उस दिन की एनएवी लगेगी। और लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड के केस में अगर बाय कर रहे हो जिसका कट ऑफ टाइम 130 है, उस केस में क्या होगा, अगर आप कट ऑफ टाइम से पहले दे रहे हो तब तो डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, जिस दिन भी फंड अवेलेबल हुए यूटिलाइजेशन के लिए उससे पहले वाले दिन की, यहाँ पर बिजनेस डे की बात नहीं हो रही, इस केस में बिजनेस डे की बात नहीं हो रही, जस्ट जब भी फंड अवेलेबल होंगे यूटिलाइजेशन के लिए उससे जो इमीडिएट प्रीसीडिंग डे हुआ, जैसे मंडे को अवेलेबल हुए तो संडे की एनएवी, ट्यूसडे को अवेलेबल हुए तो मंडे की एनएवी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे की एनएवी लगेगी अगर बिफोर कट ऑफ टाइम आ रहे हो तो। आफ्टर कट ऑफ टाइम अगर फंड मिले हैं तो क्या होगा, एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे, जो भी नेक्स्ट बिजनेस डे आने वाला है उससे प्रीवियस डे की, जैसे मान लो थर्सडे को 130 इसके बाद 2 बजे मिले तो उसके इसमें होगा थर्सडे के बाद नेक्स्ट बिजनेस डे क्या है, फ्राइडे है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा दिन आया, थर्सडे, थर्सडे की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन फ्राइडे को मान लो 2 बजे के बाद मिले तो क्या होगा, नेक्स्ट बिजनेस डे कब आएगा हमारा, मंडे आएगा, तो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे क्या होगा, संडे होगा, तो संडे की एनएवी लगेगी। इसका मतलब यही है, एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। फिर आता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और डेट फंड्स में अगर आप रिडीम कर रहे हो तो क्या होगा, कट ऑफ टाइम इनका 3 PM है। अगर कट ऑफ टाइम से पहले बेच देते हो, बेचने की रिक्वेस्ट कट ऑफ टाइम से पहले आ जाती है तो सेम डे की एनएवी मिल जाएगी, आफ्टर कट ऑफ टाइम आती है तो नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी मिल जाएगी। लिक्विड फंड्स के केस में क्या है, अगर आप बेचने जा रहे हो कट ऑफ टाइम 3 बजे का है, अगर बिफोर कट ऑफ टाइम आ गई तो एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे, नेक्स्ट बिजनेस डे से पहले वाले दिन की एनएवी मिल जाएगी। आफ्टर कट ऑफ टाइम के बाद आ रहे हो तो नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी मिलेगी। हम इन सब के एग्जाम्पल देखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, जनरली सिंपल क्वेश्चन आता है। इक्विटी वाले याद रखना इजी है तो मोस्टली तो इक्विटी पर ही क्वेश्चन आता है, पर लिक्विड पर भी आ सकता है, तो आप इसे देख सकते हो। अभी हम हर एक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमें डिटेल दी है बिजनेस डे की कि संडे नॉन बिजनेस डे मान लो, ट्यूसडे नॉन बिजनेस डे मान लो, सैटरडे नॉन बिजनेस डे मान लो, सैटरडे संडे के अलावा ट्यूसडे को भी नॉन बिजनेस डे मान लो और बाकी डेज को बिजनेस डे मान लो। उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एन इन्वेस्टर अप्लाइज ऑन मंडे टू बाय यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर ₹3 लाख, विच डे एनएवी विल बी एप्लीकेबल इफ द फंड गेट्स रियलाइज्ड ऑन। एक इन्वेस्टर ने मंडे को बाय की रिक्वेस्ट दी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो किस दिन की एनएवी एप्लीकेबल होगी अगर फंड 2 बजे और 5 बजे इस तरह से रियलाइज होते हैं। तो हमारी कट ऑफ टाइम क्या था, पहले तो 3 बजे का कट ऑफ टाइम था और इसमें क्या था, एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। तो अगर वेडनेसडे को 2 बजे, वेडनेसडे को कट ऑफ टाइम से पहले रियलाइज हुए तो हमारी क्या है, वेडनेसडे की एनएवी लग जाएगी। वेडनेसडे को 5 बजे यूटिलाइज हुए, हमारा दिन तो 3 बजे ही खत्म हो गया, 3 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है हमारा, तो 3 बजे के बाद यानी 5 बजे मिले तो यानी कि वेडनेसडे का नेक्स्ट डे कितना होगा, थर्सडे होगा, तो थर्सडे की एनएवी लगेगी। इन्वेस्टर ने मंडे को रिक्वेस्ट डाली थी, परचेज रिक्वेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड की, और हमें बताना था कि किस दिन की एनएवी लगेगी अगर बिफोर कट ऑफ टाइम आ रहा है, आफ्टर कट ऑफ टाइम आ रहा है। तो हमने ये रूल याद रखना पड़ेगा कि कट ऑफ टाइम इसका 3 बजे है और जिस दिन फंड रियलाइज होंगे उस बिजनेस डे की एनएवी लगेगी। तो कट ऑफ टाइम से पहले आ गई तो वेडनेसडे की लग गई, कट ऑफ टाइम के बाद आए तो नेक्स्ट डे थर्सडे की लग गई। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड स्कीम के केस में। लिक्विड स्कीम के केस में हमारा क्या था, कट ऑफ टाइम 130 था परचेज के लिए। अगर कट ऑफ टाइम से मिलता है तो एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, जिस दिन भी फंड मिलेंगे उससे एक दिन पहले की एनएवी लग जाएगी। कट ऑफ टाइम के बाद आ रहा है तो क्या होगा, एनए ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे, नेक्स्ट बिजनेस डे से एक दिन पहले की लग जाएगी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वेस्टर अप्लाइज ऑन मंडे टू बाय यूनिट्स ऑफ ए लिक्विड फंड, मंडे को ही अप्लाई कर रहा है, लिक्विड फंड कर रहा है इस बार बाय। किस दिन की एनएवी एप्लीकेबल होगी अगर फंड रियलाइज होते हैं मंडे बाय 1 PM। तो इसमें देखते हैं मंडे बाय 1 PM, कट ऑफ टाइम से पहले आ रहे हैं तो हमारा ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा।
एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। मंडे को अवेलेबल हुए तो उससे पहला दिन कौन सा हुआ, संडे, तो संडे की एनएवी लग जाएगी। मंडे बाय 3 PM, 3 PM यानी कि कट ऑफ टाइम के बाद, तो ये वाला रूल लगेगा। कट ऑफ टाइम के बाद का रूल क्या है, एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। नेक्स्ट बिजनेस डे देखते हैं, मंडे के बाद नेक्स्ट बिजनेस डे आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, तो इससे एक दिन पहले की यानी कि ट्यूसडे की एनएवी लग जाएगी। थर्ड आता है वेडनेसडे बाय 10 AM। वेडनेसडे हमारा ऑलरेडी बिजनेस डे है, कट ऑफ टाइम से पहले है, तो ये वाली एनएवी लगेगी एक दिन पहले की यानी कि ट्यूसडे की एनएवी लग जाएगी। तो अगर आपको इनके करेक्ट आंसर्स देने हैं तो आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। और अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूंगा कि इक्विटी वाले तो जरूर कर लो, वो इजी हैं याद करने और मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं में से आता है। अब हम देखते हैं इक्विटी रिडेम्पशन, कि आप इक्विटी को बेचने जा रहे हो तो क्या होगा। इसमें रूल तो सिंपल सा था कि अगर बिफोर कट ऑफ टाइम है तो सेम डे की एनएवी, अदरवाइज नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी। तो अगेन मंडे को आया वो इक्विटी फंड की यूनिट्स को रिडीम करने, किस दिन की एनएवी एप्लीकेबल होगी, अगर कट ऑफ टाइम से पहले आता है, कट ऑफ टाइम से पहले तो यानी सेम डे की, मंडे की ही लग जाएगी। कट ऑफ टाइम के बाद आता है तो नेक्स्ट बिजनेस डे, नेक्स्ट बिजनेस डे कब है, वेडनेसडे को है, तो वेडनेसडे की एनएवी लग जाएगी। इक्विटी वाले सिंपल है। फिर आता है लिक्विड में रिडेम्पशन के क्या रूल्स है। 3 PM कट ऑफ टाइम है, बिफोर कट ऑफ टाइम अगर आती है तो क्या होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे, नेक्स्ट बिजनेस डे से जो पहले वाला दिन है उसकी। आफ्टर कट ऑफ टाइम आता है तो नेक्स्ट बिजनेस डे की। तो अगेन मंडे को इन्वेस्टर रिडीम करने गया, इस बार लिक्विड फंड की, किस दिन की एनएवी एप्लीकेबल होगी, अगर एप्लीकेशन बिफोर कट ऑफ टाइम होती है। बिफोर कट ऑफ टाइम में क्या था, नेक्स्ट बिजनेस डे से पहले वाला दिन, नेक्स्ट बिजनेस डे क्या है, वेडनेसडे, उससे पहले वाला दिन क्या है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की एनएवी लग जाएगी। आफ्टर कट ऑफ टाइम तो नेक्स्ट बिजनेस डे, नेक्स्ट बिजनेस डे कौन सा है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे की एनएवी लग जाएगी। इसके बाद आता है टाइम एंड डेट स्टैंपिंग। हमारा कट ऑफ टाइम का कंसेप्ट था, उसके लिए हमें टाइम और डेट, किस टाइम पर हुआ, किस डेट पर हुआ, हर एक ट्रांजेक्शन को नोट करके रखना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इनके केस में टाइम और डेट स्टैंपिंग कैसे होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के केस में जो भी आपका टाइम और डेट स्टैंपिंग होगा ना, वो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, इनके पास जब एप्लीकेशन पहुंची वो टाइम नोट होगा। आपने मान लो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदे, आपने म्यूचुअल फंड को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जो भी फिजिकल सेंटर्स होंगे, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस होंगे, वहां पर जाकर उसे सबमिट करेगा। तो जिस टाइम पर वो डिस्ट्रीब्यूटर सबमिट करेगा वो टाइम नोट होगा। आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया वो नहीं, जब डिस्ट्रीब्यूटर ने ओपीओए, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पर जाकर आपके एप्लीकेशन को सबमिट किया, तो वो वाला पॉइंट रेलिवेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो सबमिट करी वो रेलिवेंट नहीं है, जब उसने ओपीओए, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस से सबमिट करी, वो रेलिवेंट है, उस टाइम और डेट को माना जाएगा। और जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सिक्वेंशियली नंबर होती हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो डेली टाइम स्टैंपिंग होगी ना एप्लीकेशन की, वो 1 से शुरू नहीं होगी, वो सीरियल 1 से शुरू नहीं होगी। इस पर एग्जाम में कई बार ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट पूछी जाती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, जैसे नॉमिनेशन वगैरह हो गए, उनमें कोई कट ऑफ टाइम नहीं है, तो टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम स्टैंपिंग करते तो है, टाइम स्टैंपिंग और डे स्टैंपिंग होगी, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए होगी, लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में टाइम स्टैंपिंग इतनी रेलिवेंट नहीं है, उसकी इतनी अहमियत नहीं है। डेट की ज्यादा अहमियत है, डे स्टैंपिंग हो रही है उसकी ज्यादा रेलिवेंस है। टाइम स्टैंपिंग की जाएगी पर उसकी इतनी रेलिवेंस नहीं है। और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी वहां पर तो फिजिकल सबमिशन होगा ही नहीं, ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, तो उसमें कौन सा टाइम नोट होगा, जिस भी वेब सर्वर पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी उस वेब सर्वर पर जो टाइम होगा उसको टाइम स्टैंपिंग के लिए यूज किया जाएगा। इस पर भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है टाइम और डे स्टैंपिंग पर। जनरली आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है आपका नो यूर कस्टमर, केवाईसी प्रोसेस। जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, कितने भी पैसे का कर रहा हो, उसको केवाईसी कंप्लायंट होना ही होना पड़ेगा। वो चाहे 50 रुपए का कर रहा हो चाहे 50 करोड़ का कर रहा हो, सबको केवाईसी कंप्लायंट तो होना ही होना पड़ेगा। और केवाईसी कंप्लायंट का मतलब क्या हुआ, कि अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो क्या लगते हैं, एक लगता है पैन कार्ड और आपकी फोटो, और दूसरा लगता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में बताओ कुछ भी, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, जो भी एड्रेस प्रूफ के लिए आप देते हो वो सारे प्रूफ एक्सेप्टेबल होते हैं। इनको आप सेल्फ अटेस्ट कर लो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से अटेस्ट करा लो, किसी से भी अटेस्ट करा सकते हो। इसके अलावा और जिनसे आप अटेस्ट करा सकते हो, म्यूचुअल फंड हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, आरटीएस हो गए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ब्रोकर हो गए, ये सब भी अटेस्ट कर सकते हैं। अब जो पैन कार्ड है उसमें मान लो आप ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो भी इंटरमीडिएट होगा, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपके पैन को वेरीफाई कर सकता है। ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएगा और वहां से आपके पैन को वेरीफाई कर लेगा ओटीपी के थ्रू। पैन कार्ड जनरली तो मैंडेटरी होता है,
लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि इन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। किन के लिए? अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, या फिर ऐसे ऑफिशियल जिन्हें कोर्ट ने अपॉइंट किया है उनके बिहाफ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उनके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। या फिर जो भी सिक्किम में रह रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। थर्ड है यूएन एंटिटीज या फिर मल्टीलेटरल एजेंसीज जिनको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ता। और लास्ट आता है जो भी इंडिविजुअल केवल 50,000 तक इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम में, डायरेक्ट किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम अमाउंट 50,000 है, टोटल अमाउंट 50,000 है, तो भी पैन की जरूरत नहीं है। और जो एसआईपी होती है जिनकी टोटल वैल्यू 50,000 से कम होती है उन्हें कहते हैं माइक्रो एसआईपी। तो इन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को पैन मैंडेटरी नहीं है, बाकी सबके लिए मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट आता है जो आपके माइनर्स, पीओए, एनआरआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके ये केवाईसी प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो एक बार इसके रिगार्डिंग रूल्स को देख लेते हैं। माइनर के केस में तो क्या है, माइनर केवाईसी नहीं करेगा, उसका गार्डियन केवाईसी करेगा। माइनर के बिहाफ पर गार्डियन इन्वेस्ट करेगा तो केवाईसी भी गार्डियन का ही होगा। नेक्स्ट आता है पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। उस केस में क्या होगा, दोनों का, इन्वेस्टर का भी और पीओए होल्डर दोनों का ही केवाईसी होना पड़ेगा। पीओए होल्डर कैन नॉट अप्लाई फॉर केवाईसी कंप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ द इश्यूर ऑफ द पीओए। मान लो मैंने किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है कि मेरे बिहाफ पर तुम डिसीजन ले लो, तब भी केवाईसी दोनों का होना जरूरी है। वो बाकी सारे काम कर लेगा, ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेगा, लेकिन केवाईसी दोनों का होना जरूरी है, मेरा भी और मैंने जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है उसका भी। नेक्स्ट आता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। उनको क्या देना पड़ेगा, एक तो करंट ओवरसीज एड्रेस का प्रूफ और पैन डिटेल्स, ये मैंडेटरी है उनके केवाईसी के लिए। लास्ट में आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे आपकी कंपनीज वगैरह हो गई, उसमें कौन इन्वेस्ट करता है, ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स या फिर सिग्नेटरीज, वो उनके बिहाफ पर इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी किसी को डेजिग्नेट कर देती है, किसी इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर देती है कि ये कंपनी के बिहाफ पर इन्वेस्ट करेगा। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में एक और डिटेल क्या होती है, डिटेल ऑफ द अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी ओनर। जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर है उसकी डिटेल्स भी चाहिए होगी। यूबीओ, यूबीए कौन होता है कंपनी का, जिसके पास 20% से ज्यादा ओनरशिप है। और अगर ट्रस्ट है तो जिसके पास भी 15% से ज्यादा ओनरशिप है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर है, यूबीओ है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में क्या डिटेल्स चाहिए, एक तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कि कौन है, कौन इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रहा है, और सेकंड यूबीओ अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर, इनकी डिटेल्स चाहिए होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टेमेटिक ट्रांजैक्शंस। आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, टीवी में एड वगैरह भी देखी होगी कि एसआईपी कर लो। एसआईपी में आपका क्या होता है, आप एक साथ मनी को इन्वेस्ट ना करके पीरियोडिकली हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाते हो, पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हो। तो इस टाइप से जब भी आपकी कोई चीज पीरियोडिकली हो रही है तो उसे क्या देते हैं हम, सिस्टेमेटिक ट्रांजैक्शंस। इसमें आपकी चार टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान और डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो क्या है, एसआईपी, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। इसमें आप क्या करते हो, पीरियोडिकली सेम अमाउंट मनी इन्वेस्ट करते जाते हो। आप बोलते हो हर महीने में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। सिमिलरली सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है, इसका अपोजिट, आप एक साथ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 1 लाख आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप विड्रॉ पीरियोडिकली कर रहे हो, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दी, उसके बाद आप पीरियोडिकली हर महीने कुछ कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा कि कितना पैसा आप मंथली विड्रॉ करोगे और किस डेट को करोगे। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये कॉम्बिनेशन है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का। आपको मान लो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना है, तो आप एक साथ अगर जाते हो, एक ही ट्रांजेक्शन में जाते हो, वो तो क्या हो गया, स्विच हो गया। लेकिन अगर आप पीरियोडिकली जाते हो कि हर महीने कुछ पैसा निकाल रहे हो और कुछ पैसा दूसरी स्कीम में डाल रहे हो, तो उसको क्या देते हैं हम, एसटीपी, सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एसडब्ल्यूपी एंड एसआईपी। जिससे आप निकाल रहे हो पीरियोडिकली उसमें तो एसडब्ल्यूपी हो गया, जिसमें आप पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें एसआईपी हो गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आप पीरियोडिकली ट्रांसफर कर रहे हो अमाउंट को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में। लास्ट आपका आता है डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। इसमें क्या होता है, जो भी एक स्कीम से आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आप उसमें री इन्वेस्ट ना करके किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम म्यूचुअल फंड की। इन्वेस्ट डिविडेंड अर्न इन ए स्कीम, एक स्कीम से जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उसको आप इनटू अनदर स्कीम, दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो सेम म्यूचुअल फंड की। तो इसको कह देते हैं डिविडेंड ट्रांसफर प्लान, डीटीपी। इसके अलावा जो आपको की पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं जिन पर एग्जाम में कोई एमसीक्यू आ सकता है, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ए ज्वाइंट होल्डर कैन नॉट बी एडिड डिलीटेड एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ डेथ
कैन ए नेम बी डिलीटेड। आपने स्टार्टिंग में जॉइंट होल्डर के नाम से एप्लीकेशन भरी, तो उसमें जो आपने नाम दे दिए वही रहेंगे। आप ना उसमें कुछ ऐड कर सकते, ना उसमें से किसी को हटा सकते। जॉइंट होल्डर में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर नाम दे दिए वही रहेंगे। केवल कब डिलीट कर सकते हो, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसी टाइम पर आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन रहता है कि वो फिजिकल मोड में रखे या डीमैट मोड में रखे, किस मोड में अपनी यूनिट्स को रखना चाहता है। और ये आप एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे फिजिकल फॉर्म में चाहिए या डीमैट मोड में चाहिए। आजकल नॉर्मली लोग डीमैट मोड में रखते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो फिजिकल मोड में भी रख सकते हो। इसके साथ दो टर्म्स आते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन। अगर मान लो आपके पास फिजिकल फॉर्म में यूनिट्स पड़ी है, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड या डीमैट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डीमेटेरियलाइजेशन, कन्वर्टिंग फिजिकल यूनिट्स इनटू डीमैट यूनिट्स। और इसका अपोजिट, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी है, उसको आप फिजिकल फॉर्म में चाहते हो, तो इसको कहते हैं रीमेटेरियलाइजेशन, कन्वर्ट द डीमैट यूनिट इनटू फिजिकल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको एक फोलियो नंबर, एक अकाउंट नंबर असाइन होगा। अब आपको कुछ फ्रेश परचेजेस करनी है सेम म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप उसी फोलियो के अंदर कर सकते हो। एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन मेक फ्रेश परचेजेस इन अनदर स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड अंडर द सेम फोलियो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट विल बी रिन्यूड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है आपका, टू अवेल द एनएसीएच फैसिलिटी ऑफ द आरबीआई। एनएसीएच फैसिलिटी क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जैसे मान लो आपने एक लोन ले रखा है, उसकी हर महीने कोई किस्त जाती है, तो आप उसको पहले से ही सेट करके रख देते हो ऑटो डेबिट, कि मेरे अकाउंट से इस डेट को इतना अमाउंट कट जाए, डायरेक्ट पे हो जाए। या फिर आपको मंथली रेंटल पे करना है, उसको भी आप ऑटो डेबिट लगा देते हो। या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, कि ऑटो मेरा जो भी लास्ट डेट है उस डेट को जितना भी क्रेडिट अमाउंट हो वो अपने आप कट जाए। तो वो किसके थ्रू अचीव होता है? एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो भी आपकी पीरियोडिक पेमेंट्स वगैरह है जिनको आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, उसमें ये फैसिलिटी काम आती है। तो उसके रिगार्डिंग है ये पॉइंट। To avail of the NACH facility of the RBI, the applicant should have an account with a bank in a city where the facility is approved by RBI, and the bank should participate in the local ICR clearing. ये फैसिलिटी NACH तभी मिल सकती है अगर आपका बैंक ऐसी सिटी में है जहां पर ये फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है, और जिस बैंक में है वो पार्टिसिपेट कर रहा है लोकल MICR क्लियरिंग, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी आप इस फैसिलिटी को ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है कि जो आपके सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन है, आप उसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो। आप पीरियोडिकली कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, पीरियोडिकली कुछ विड्रॉ कर रहे हो, उसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो, बस म्यूचुअल फंड को रिटर्न में नोटिस दे दो। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है और आपके एसआईपी की पेमेंट ड्यू है, उस टाइम पर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, तो आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। जब भी पेमेंट ड्यू है उस टाइम पर सफिशिएंट फंड होने चाहिए, नहीं तो आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रिगर का। आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मैंने मान लो 100 रुपए में शेयर्स खरीदे। अब मुझे लगता है कि अगर 90 रुपए से नीचे ये गया ना तो मैं बेच दूंगा, मैं इसको रखूंगा नहीं। तो आप 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दोगे, और आपको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार सिस्टम में एंटर कर दिया, तो जब भी अगर उसका प्राइस कभी 90 रुपीज से नीचे जाएगा तो वो अपने आप बिक जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस का ट्रिगर होना। तो इस तरह से आप ट्रिगर सेट कर सकते हो कि अगर ये कंडीशन मेट हो तो कुछ ट्रिगर हो जाए। जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मेरे शेयर बिक जाए। या फिर आप ये भी सेट कर सकते हो कि अगर इससे ऊपर चला जाए, 120 चला जाए तो मेरे बिक जाए। या फिर 120 से ऊपर चला जाए तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप एक कंडीशन सेट कर रहे हो, उसके बेसिस पर कोई एक्शन हो रहा है, तो उसको कहेंगे ट्रिगर। नेक्स्ट पॉइंट है, वंस एन एनआरआई बिकम्स आरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो विदेश में रह रहा है वो आरआई बन जाता है, रेजिडेंट इंडियन इंडिया में वापस आ जाता है। तो उसके बाद जो उसके फॉरेन वाले अकाउंट होंगे, एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, जो भी फॉरेन वाले अकाउंट होंगे, वो सारे वो ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सारे अकाउंट का पर्पज क्या होता है? ये सारे अकाउंट यूज होते हैं फॉरेन से पैसा इंडिया में भेजने के लिए, इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए। तो वो इनको ऑपरेट नहीं कर सकता। उसे एक न्यू अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFC अकाउंट, ये खुलवाना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो भी वो फॉरेन में अर्न कर रहा है, जो भी उसका फॉरेन में पैसा पड़ा है, वो इंडिया में ट्रांसफर हो सके। उसे एक RFC अकाउंट खुलाना पड़ेगा टू ट्रांसफर बैलेंसेस फ्रॉम NRE, FCNR अकाउंट्स, उन अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। इस अकाउंट में आप पैसा फॉरेन करेंसी में भी होल्ड कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आपका आता है, अगर आपको कर्ता ऑफ HUF, मान लो जो ओरिजिनल करता था उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में कर्ता चेंज करना पड़ेगा, HUF का हेड ऑफ द फैमिली चेंज होगा। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?
सबसे पहले तो अटेस्टेड कॉपी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, जिस कर्ता की डेथ हुई उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए। सेकंड, जो न्यू करता है उसकी बैंक सर्टिफिकेट स्टेटिंग सिग्नेचर, उसका बैंक सर्टिफिकेट और सिग्नेचर चाहिए। थर्ड आता है इंडेमनिटी बॉन्ड साइंड बाय ऑल को पार्टनर्स एंड न्यू करता। न्यू करता तो जो न्यू करता बनेगा। को पार्टनर्स किसे कहते हैं? जो फैमिली मेंबर्स हैं। एक फैमिली के लिए ही एचयूएफ बन रहा है, तो जो कर्ता के अलावा जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा इंडेमनिटी, कि अगर कुछ भी लॉस वगैरह होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी। इसके साथ जो ये हमारा काफी लेंथी चैप्टर था, इसके सारे कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डेट फ्रॉम विच द इन्वेस्टर कैन ऑफर देयर यूनिट्स फॉर रीपर्चेज टू द स्कीम और बाय न्यू यूनिट्स ऑफ द स्कीम इज कॉल्ड। एनएफओ ओपन डेट, क्लोज डेट, स्कीम रीओपनिंग डेट, नो स्पेशल नेम। तो हमारी तीन डेट थी। ओपन जब पहली बार खुल रहा है, क्लोज जब तक इन्वेस्टर लगा सकते हैं, रीओपन कि दोबारा से बाय और सेल के लिए रीओपन हो रही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी, स्कीम रीओपनिंग डेट। नेक्स्ट है, क्लोज एंडेड स्कीम्स हैव एन एनएफओ ओपन एंड एनएफओ क्लोज डेट बट हैव नो स्कीम रीओपनिंग डेट। ट्रू और फॉल्स? तो ये तो ट्रू है कि उनकी केवल ओपन और क्लोज डेट होती है, क्योंकि इनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है। जब इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसी टाइम पर फिर बेच सकते हैं, तो इनकी कोई स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होती। नेक्स्ट है, एनएफओ अदर देन ईएलएसएस कैन रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मैक्सिमम 15 डेज के लिए ओपन रह सकती है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट प्लान हैज लोअर एक्सपेंसिव रेशियो एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। ट्रू और फॉल्स? डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, आप डायरेक्ट एमसी के थ्रू जा रहे हो, रेगुलर प्लान में किसी इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहे हो, तो रेगुलर प्लान में आपको कमीशन भी देना पड़ता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसिव लोअर होते हैं। नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टर हैज 1800 यूनिट्स एंड ए 1:3 बोनस इशू इज डिक्लेयर्ड। हाउ मच यूनिट विल ही हैव आफ्टर बोनस इशू इज कंप्लीटेड। बोनस इशू कंप्लीट होने के बाद उसके पास कितनी यूनिट होगी? रेशो क्या है? 1:3, 3 के बदले 1 मिलेगी, यानी 1800 है। तो 1/3 इंटू 1800, 600 न्यू यूनिट्स मिलेगी। तो टोटल यूनिट्स उसकी कितनी हो जाएगी? 1800 प्लस 600, 2400। तो ऑप्शन बी, 2400 यूनिट्स उसके पास हो जाएंगी। 1800 पुरानी, 600 उसे न्यू मिली, टोटल 2400 यूनिट्स। इन ए री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। तो मैंने कहा था जब भी ऐसी ये भरकम सी स्टेटमेंट आए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, तो आपको इसको क्या कंसिडर करना है? डिविडेंड। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हो रही है। द इन्वेस्टर रिसीव द डिविडेंड इन हिज बैंक अकाउंट, नो डिविडेंड इज डिक्लेयर, द डिविडेंड अमाउंट इज री इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सेम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट होता था, तो ऑप्शन सी, द डिविडेंड अमाउंट इज री इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम। क्वेश्चन 7, इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगेन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात हो रही है। एनएवी डैश ऑन रिकॉर्ड डेट, डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, appreciate to the extent of dividend, remain same, NAV captures the portfolio changes entirely। तो जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एनएवी डिक्लाइन हो जाती है, डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर इन डैश म्यूचुअल फंड स्कीम आर एंटाइटल टू रिसीव द डिविडेंड। किन किन को डिविडेंड मिलेगा? पहला है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, डिविडेंड पे आउट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ बोथ ए एंड बी। तो पहले ही दोनों हमारे क्या है? डिविडेंड मिलता है, पे आउट में बैंक में मिल जाता है, री इन्वेस्टमेंट में हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द ऑप्शन विल द यूनिट बैलेंस इंक्रीज इन द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर फोलियो विदाउट एनी ट्रांजेक्शन बिंग डन बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, लेकिन उसकी यूनिट बैलेंस, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो सकती है। किस ऑप्शन में? ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन। तो री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? हमारा पैसा फिर से इन्वेस्ट हो जाता है और उसके बदले हमें यूनिट मिल जाती है, हमें न्यू यूनिट्स मिल रही है, तो हमारी यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन सी, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है, हाउ कैन एन इन्वेस्टर रेमिट मनी इन एन इंडियन म्यूचुअल फंड फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से पैसा इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे होगा? आईएमपीएस के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, स्विफ्ट के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू? तो हमने देखा था अब्रोड से पैसा स्विफ्ट के थ्रू आता है, ऑप्शन सी, थ्रू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज आर ट्रू। टाइम स्टैंपिंग इज रेलिवेंट ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉट फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये तो ट्रू है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें कट ऑफ टाइम होता है।
नेक्स्ट है टाइम स्टैंपिंग इज रेलिवेंट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये तो फॉल्स है कि नॉन फाइनेंशियल के लिए हम टाइम स्टैंपिंग करते हैं लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है, तो ओनली ए, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टर अप्लाइज ऑन मंडे टू रिडीम यूनिट्स ऑफ ए लिक्विड फंड। लिक्विड फंड के यूनिट्स को रिडीम करने जा रहा है मंडे को। विच डे एनएवी विल बी एप्लीकेबल इफ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड बिफोर द कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम से पहले सबमिट किया और हमें बिजनेस डे और नॉन बिजनेस डे की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किस दिन की एप्लीकेबल होगी। इसके लिए हमारा रूल क्या था, एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। नेक्स्ट बिजनेस डे हमारा क्या आएगा, मंडे है तो मंडे का नेक्स्ट बिजनेस डे वेडनेसडे आएगा, ट्यूसडे तो नॉन बिजनेस डे है, तो इससे पहले वाला दिन ट्यूसडे। तो हमारा रूल क्या था, अगर बिफोर कट ऑफ टाइम जा रही है तो एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ना नेक्स्ट बिजनेस डे। नेक्स्ट बिजनेस डे वेडनेसडे है तो उससे पहले वाला दिन ट्यूसडे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। एचयूएफ, कंपनीज, एचएनआई, एनआरआई। ये तीनों तो हमारे इंडिविजुअल है, तो इंस्टीट्यूशनल कौन है, कंपनीज, ऑप्शन बी कंपनीज। 14th क्वेश्चन है विच इंफॉर्मेशन हैज टू बी इंक्लूडेड इन द म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन ए एनआरआई सब्सक्राइब फॉर द यूनिट्स। पासपोर्ट डिटेल्स, कंट्रीज ऑफ रेजिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर, करंट ओवरसीज एड्रेस। तो हमने देखा था करंट ओवरसीज एड्रेस, ऑप्शन डी ये मैंडेटरी है। फॉर विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर ऑथोराइज सिग्नेटरी इज रिक्वायर्ड। इंस्टीट्यूशनल, एचएनआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, रिटेल इन्वेस्टर। ये सारे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और ऑथोराइज सिग्नेटरी किसके लिए लगता है, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन मेक ए नॉमिनेशन। इंडिविजुअल्स, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट बाय माइनर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो केवल इंडिविजुअल नॉमिनेशन कर सकते हैं, ऑप्शन ए। विच कैन नॉट बी ए नॉमिनी, रिलीजियस ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट, माइनर अकम्पनीड बाय केवाईसी ऑफ गार्डियन, कर्ता ऑफ एचयूएफ। तो ये हमने पढ़ा था कर्ता ऑफ एचयूएफ ये नॉमिनी नहीं हो सकता। ट्रस्ट वैसे तो नॉमिनी नहीं हो सकता लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, रिलीजियस और चैरिटेबल। एजुकेशनल आपका चैरिटेबल ट्रस्ट में आता है। कौन नहीं बन सकता, कर्ता ऑफ एचयूएफ ये नॉमिनी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल्स हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर एक्सेप्ट लिस्टेड कंपनीज। तो ये ट्रू है, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनको यूबीओ अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर इसकी डिटेल देनी पड़ती है। द गार्डियन में ऑपरेट द माइनर्स अकाउंट ओनली अंटिल द माइनर अटेन्स मैच्योरिटी। ये भी ट्रू है। माइनर अकाउंट इज फ्रोजन फॉर ऑपरेशन बाय द गार्डियन ऑन द डे द माइनर अटेन्स मैच्योरिटी। ये भी ट्रू है। हमारी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन डी ए बी सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अगेन हमें 3 स्टेटमेंट दिए और हमें ट्रू बताना है कि कौन कौन सी है। एन इन्वेस्टमेंट बाय माइनर कैन नॉट हैव ए ज्वाइंट होल्डर्स। ये ट्रू है। द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन कंडक्ट ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट मेक और चेंज नॉमिनेशन। ये भी ट्रू है। ए ज्वाइंट होल्डर कैन बी डिलीटेड एडिड। ये फॉल्स है, क्योंकि ज्वाइंट होल्डर केवल एप्लीकेशन के टाइम पर आप दे सकते हो, उसके बाद डिलीट या ऐड नहीं कर सकते। केवल अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में डिलीट हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कौन कौन सी ट्रू है, ए और बी, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। इस बार फॉल्स बतानी है कि कौन कौन सी फॉल्स है। एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन नॉट मेक फ्रेश परचेजेज इन अनदर स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड अंडर सेम फोलियो। तो ये फॉल्स है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेम फोलियो में परचेज कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। यूनिट्स विल बी रिडीम्ड ऑन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ये तो ट्रू है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, केवल ए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, ओनली ए स्टेटमेंट ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टर कैन मेक ए नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ मैक्सिमम डैश नॉमिनीज 1 3 5 10। तो कितने नॉमिनी बना सकता है, 3 नॉमिनी बना सकता है, ऑप्शन बी। हाउ मैनी मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स कैन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर रजिस्टर विद ए म्यूचुअल फंड फोलियो। इंडिविजुअल कितने बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकता है, हमने देखा था 5 कर सकता है, ऑप्शन सी 5। इंडिविजुअल के लिए 5 की लिमिट है, नॉन इंडिविजुअल के लिए 10 की लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एचयूएफ आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम। ये तो फॉल्स है। माइनर्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम, कर सकते हैं, गार्डियन के थ्रू कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड द नो यूर क्लाइंट फॉर्मेलिटीज। फॉरेन इन्वेस्टर तो कर ही सकते हैं, म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हुज केवाईसी नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ ए एप्लीकेशन बाय ए माइनर। माइनर का, गार्डियन का, एनी फैमिली मेंबर ऑफ द माइनर, नो केवाईसी इज रिक्वायर्ड,
इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय माइनर्स, तो गार्डियन का केवाईसी लगता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए स्विच इज ए रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड ए परचेज इनटू अनदर कंबाइंड इनटू वन ट्रांजैक्शन, ये तो ट्रू है। सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसडब्ल्यूपी एंड एसआईपी, ये भी ट्रू है। एन एसआईपी कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द बैंक अकाउंट व्हेन पेमेंट इज ड्यू, ये फॉल्स है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है जब पेमेंट ड्यू है तो एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, सी। तो ऑप्शन सी, ओनली सी। 26 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, अगेन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। द डेली टाइम स्टैंपिंग ऑफ द एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1, ये तो ट्रू है, 1 से शुरू नहीं होती है। टू अवेल NACH फैसिलिटी ऑफ द RBI, द एप्लीकेंट शुड हैव एन अकाउंट विद द बैंक इन ए सिटी वेयर द फैसिलिटी इज अप्रूव्ड बाय RBI एंड द बैंक शुड पार्टिसिपेट इन द लोकल MICR क्लियरिंग, ये हमने पढ़ा था, जो हमने लास्ट में की पॉइंट्स देखे थे उसमें पढ़ा था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आता है ए रेजिडेंट फॉरेन करेंसी RFC अकाउंट कैन नॉट बी ओपन बाय ए रिटर्निंग इंडियन टू ट्रांसफर बैलेंसेस फ्रॉम NRE/FCNR अकाउंट्स, तो ये तो क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर क्या दिया, कैन नॉट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगेन हमारा ऑप्शन सी, ओनली सी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रेमिटिंग फंड्स ऑन रियल टाइम बेसिस, NEFT, RTGS, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ये जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट होता है, रियल टाइम पर होता है, ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कैन बी मेड यूजिंग असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, कैश, रेमिटेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही पेमेंट मोड एक्सेप्टेबल होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटका इज एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेंट्स, फटका किन के लिए एप्लीकेबल है, हु आर इंडियन रेजिडेंट्स, हु आर रिटेल इन्वेस्टर्स, हु डज नॉट हैव ए पैन कार्ड, हुज कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, नेशनैलिटीज अदर देन इंडिया। तो ऑप्शन डी, हुज कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, नेशनैलिटीज अदर देन इंडिया, उनके लिए फटका डिटेल्स एप्लीकेबल है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर इससे रिलेटेड डिटेल्स देनी पड़ती है। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट्स इशूड टू द यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स को बोनस यूनिट्स किस प्राइस पर मिलती हैं। द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द AMC, फ्री ऑफ कॉस्ट, एट द प्रीवेलिंग NAV स्लैश बोनस रेशो। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स और MCQ क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइस।